मॉर्निंग दोस्तों, लाइफ स्पॉट पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं संदीप। जैसा कि दोस्तों इसके पहले मैंने आपको जो विधि शास्त्र है जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं उससे संबंधित नेचुरल स्कूल्स के बारे में, जिसे हम प्राकृतिक विचारधारा कहते हैं, एनालिटिकल स्कूल के बारे में जिसमें ऑस्टीन, बेंथम, हेंस, केल्सन जैसे विद्वान हैं, विधि शास्त्री हैं, उनके संदर्भ में आपको एक वीडियो अपलोड किया था। क्योंकि दोस्तों मैं आप बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, उसके अंतर्गत जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर होता है उसमें हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है कि उनको कहाँ से पढ़ें, कैसे समझे सरल भाषा में ज्यूरिस्प्रूडेंस को, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस जल्दी समझ में नहीं आता और छात्रों का बैक लग जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको सरल भाषा में एक शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास किया और उनको समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं लॉ स्पॉट पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको ऐतिहासिक जो विचारधारा है जिसको हिस्टोरिकल स्कूल कहते हैं, इसकी क्या अवधारणा है, इसमें क्या चीज़ें हैं जिसको कि हमको पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों आइए समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इस स्क्रीन पे कि जो संस्थापक है इनके हेनरी मैन है, और जो ऐतिहासिक विचारधारा है प्राकृतिक विधि शास्त्र जो विचारधारा है, विधिक विचारधारा है, उसके सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई है। उसके मतलब कह सकते हैं अगेंस्ट, मतलब जो होता है कि अगेंस्ट मतलब विरुद्ध उत्पन्न होना। तो विधिक पद्धति के जो प्राथमिक सिद्धांत होते हैं तथा आधारभूत संकल्पनाओं के इतिहास को ऐतिहासिक विचारधारा कहते हैं। तो आपको दो शब्द समझ में आ गए होंगे कि ऐतिहासिक विचारधारा का जो उद्भव हुआ है कैसे हुआ है, प्राकृतिक विचारधारा के विरुद्ध हुआ है। दूसरा आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जो विधिक पद्धति के प्राथमिक सिद्धांत तथा आधारभूत संकल्पनाओं के इतिहास को ही ऐतिहासिक विचारधारा कहते हैं। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं इस विचारधारा का उद्देश्य क्या है। इस विचारधारा का उद्देश्य है कि विधि का उद्गम, उसका विकास, विधि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। मतलब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि जो विधि का उद्गम है उसके बारे में जानना ऐतिहासिक विचारधारा का काम है, उसके विकास के बारे में बताना, और विधि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं जो उनके सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना कि इस प्रकार से कुछ कारक हैं जो कि विधि शास्त्र को प्रभावित करते हैं, जो विधि को प्रभावित करते हैं। समाज में कुछ ऐसी रूढ़ियाँ हैं, कस्टम है, यूजेज है, प्रथाएँ हैं जिसके माध्यम से कि इसको प्रभावित किया जाता है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत, इसका उद्देश्य है। अब आते हैं इसके संदर्भ में जो सर्वप्रथम विधि शास्त्री हैं सैमनी हैं, विचारधारा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर अपना ऐतिहासिक विचारधारा का सृजन किया गया। मतलब सर्वप्रथम विधि शास्त्री जो सैमनी जी हैं उन्होंने ऐतिहासिक विचारधारा के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रफुल्लित किया, स्टार्ट किया। तो इसके बाद इंग्लैंड के जो सर हेनरी मैन हैं जिन्होंने 50 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और ये पाया कि जो विधि का निर्माण होता है, जो विधि बनाई जाती है, वे विधि के विकास क्रम, मतलब जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसी के माध्यम से होता है। जैसे प्रथाएं हो गई, आपकी रूढ़ियाँ हो गई, ठीक, जुडिशियल जो प्रेसिडेंट होते हैं जिसको न्याय निर्णय कहते हैं, ठीक, तो उनके द्वारा होता है। तो इसको जो ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक माना जाता है हेनरी मैन को। ऐतिहासिक विचारधारा जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऐतिहासिक विचारधारा के प्राचीन जो विधिक संस्थाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के प्रति विधि के संबंध को विशेष महत्व न देकर उन सामाजिक प्रथाओं को ध्यान दीजिए, प्रथाओं को ध्यान दिया गया। इसमें क्या किया गया, प्रथाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक, प्रथाओं पर ध्यान दिया गया और विधिक महत्व को विशेष महत्व दिया गया जिनसे विधि का निर्माण हुआ है। इस विचारधारा का विकास जर्मनी में हुआ था दोस्तों। तो ये टोटल मैंने आपको मिला करके बता दिया कि इसका जो उद्भव हुआ है प्राकृतिक विचारधारा के विरुद्ध हुआ है। इसका जो कहते क्या हैं, जो विधिक सिद्धांत हैं, उनकी संकल्पनाएं हैं, उसी के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाता है। इसी को विधिक विचारधारा कहते हैं, ऐतिहासिक विचारधारा कहते हैं, सॉरी। और इसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या है कि विधि के जो विकास है, जो विधि का उद्गम है,
जो विधि की संकल्पनाएं सिद्धांत हैं उसके संदर्भ में जो विभिन्न कारक हैं इसको प्रभावित करते हैं उसी के संदर्भ में अध्ययन करना है। ठीक, इस विचारधारा का जर्मनी में उद्भव हुआ। हेनरी मैनी जो इससे संस्थापक माने जाते हैं, सर्वप्रथम है सेवेनिन इसका दृष्टिकोण अपनाया विचारधारा का, ऐतिहासिक विचारधारा का। अब आते हैं ऐतिहासिक विचारधारा के कुछ विधि शास्त्री हैं, जैसे मॉन्टेस्क हैं, एडमंड बर्क हैं, ह्यूगो हैं, सेवनी है, हीगल हैं, कोहलर, स्पेंसर मैन है, गिरके हैं, पोलाक हैं, विनोग्रैफ हैं। तो ऐतिहासिक विचारधारा की ये प्रमुख विधि शास्त्री हैं जो कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का अध्ययन प्रयास करते हैं और उसके संदर्भ में अपने अपने सिद्धांतों को विकसित करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक विचारधारा की कुछ विशेषताएं हैं। तो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐतिहासिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है, विधि बनाई नहीं जाती बल्कि इसका विकास होता है। दूसरा है, विधि मतलब आपको एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि जो ऐतिहासिक विचारधारा कहती है कि विधि बनाई नहीं जाती है, जबकि नेचुरल लॉ कहता है, जबकि एनालिटिकल स्कूल कहता है, कि अमेरिकन स्कूल कहता है कि विधि बनाई जाती है, न्यायालयों द्वारा बनाई जाती है अमेरिकन स्कूल। जबकि जो आपका नेचुरल एनालिटिकल स्कूल है वो कहते हैं कि न्यायालयों द्वारा नहीं, जो आपका पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा विधि बनाई जाती है। किंतु जब हम ऐतिहासिक विचारधारा की बात करते हैं तो कहता है कि विधि बनाई नहीं जाती, इसका विकास होता है। और दूसरा इसका है कि विधि का निर्माण पहले हुआ है और उसके बाद राज्य की उत्पत्ति होती है। विधि, अब इस विचारधारा का कहना है कि विधि का निर्माण पहले नहीं हुआ, उसके बाद राज्य का निर्माण उत्पत्ति होती है। पहले विधि का निर्माण, फिर राज्य की उत्पत्ति। फिर तीसरा है, कहता है कि विधि का सोच संप्रभु नहीं बल्कि विधि जन सामान्य की सहज अनुभूति है। मतलब जन सामान्य की लोक चेतना की अनुभूति है, उसी के जो लोक चेतनाएं हैं, जो रूढ़ी हैं, जो प्रथाएं हैं, उन्हीं के माध्यम से, रूढ़ियों में आप देखेंगे कि लोगों की क्या इच्छाएं हैं, लोगों के क्या उद्देश्य हैं, उसी से हम जन सामान्य की इच्छा से ही विधि का निर्माण होता है, ये कहना है ऐतिहासिक विचारधारा का। जबकि संप्रभु का समादेश कौन कहता है? एनालिटिकल स्कूल, जिसमें ऑस्टिन है, बेंथम, ये लोग इनका कहना है कि जो विधि का निर्माण होता है वो ऐतिहासिक विचार, मतलब कि आपका संप्रभु के समादेश से होता है। तो दोस्तों, अगर इसका वीडियो आपको देखना है एनालिटिकल स्कूल के बारे में, ऑस्टिन के बारे में, बेंथम के बारे में, हेंस केल्सन के बारे में, तो आपको इसका एनालिटिकल स्कूल वाला जो आपको मैंने वीडियो डाला है आप उसमें देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो सभी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों में लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद दोस्तों आते हैं कि विधि, जो ऐतिहासिक विचारधारा है, विधि का पालन सामाजिक दबाव होता है, न कि राजनीतिक आदेश। जैसे एनालिटिकल स्कूल यही कहता है कि जो कमांड ऑफ सॉवरेन है, उसके दबाव में, उसके डर के भय से, उसके सैंक्शन जो उसमें शक्ति दी गई, उसके कारण से लोग विधि का क्या करते हैं? पालन करते हैं। किंतु ऐतिहासिक विचारधारा इस चीज़ को नहीं मानती। वो कहती है कि विधि का पालन लोग सामाजिक दबाव के कारण करते हैं, कि समाज क्या कहेगा, बगल पड़ोसी क्या कहेगा। आप ऐसा कोई कार्य करने जाते हैं तो फादर मदर क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, ठीक, पड़ोसी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। आप कोई डिसीजन लेने से पहले यही सोचते हैं। तो ये इस चीज़ को ऐतिहासिक स्कूल मानता है, जबकि जो एनालिटिकल स्कूल है, नेचुरल स्कूल, ये सब इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो तो गार्ड को मानते हैं। जैसे नेचुरल स्कूल है तो गार्ड को मानता है, अगर कुछ भी काम करने जाता है तो वो ईश्वर द्वारा बनाई गई विधियों को मानता है कि ईश्वर क्या कहेंगे अगर हम ऐसा करेंगे। ठीक, इसके बाद जो आपका एनालिटिकल स्कूल है, जो जिससे हम आपको विश्लेषणात्मक विचारधारा कहते हैं, उसका यही कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण हम कोई कार्य करते हैं, विधि के दबाव के कारण करते हैं। ठीक, इसके बाद इसका पांचवा जो एलिमेंट्स है, आपका सबसे प्रमुख विशेषता है, विधि सामान्य अंतर चेतना का प्रकटीकरण है। मतलब विधि का जो निर्माण होता है, ऐतिहासिक विचारधारा का कहना है कि विधि का निर्माण जो होता है वो सामान्य जन के, जो व्यक्ति हैं, जिस समाज में रहते हैं लोग, उनकी जन भावनाओं के माध्यम से विधि का निर्माण होता है। ठीक, उसको विधि बनाया जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम राम मंदिर का एग्जाम्पल लें तो राम को भगवान माना जाता है। तो अब ये प्रथाएं पहले से चली आ रही हैं कि रामायण, सीता, ये सब चीज़ें आई, वहाँ से तुलसीदास ने उसको रामचरितमानस में, तो वो क्या थे? एक पुरुषोत्तम व्यक्ति थे, पुरुषोत्तम राम कहा जाता था, तो महान व्यक्ति थे, तो उनकी चीज़ों को मानते हैं लोग।
और मानते मानते धीरे धीरे अब उनके जो आदर्श हैं उनको मानने के लिए पूरे समाज में उनके मंदिर के निर्माण के लिए सभी लोग जागरूक होते हैं और उसका निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अब न्यायालय को भी इस पे बाध्य होकर के उस पर डिसीजन देना पड़ा उसके मंदिर बनाने के लिए। तो ये जन भावना की इच्छा होती है। ये जो हिस्टोरिकल स्कूल है वही कहता है कि जो विधि है सामान्य अंतर चेतना का प्रकटीकरण है। कहीं ना कहीं से वो जो जन भावना है वो बाहर जब आती है तो उसी समय विधि का निर्माण होता है उसके लिए। अब उसके लिए आपने विधि का निर्माण कर दिया, उनके ट्रस्ट बना दिया, उनके अब मंदिर बन रहे हैं। ठीक इसी तरह से विधि हमेशा सीमित और विशिष्ट होती है। कहता है कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है उनका कहना है कि विधि हमेशा सीमित होती है और विशिष्ट होती है। ये सीमित भी होती है और विशिष्ट होती है अलग अलग लोगों के लिए। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एग्जाम आपका विशेषता है, विधि एक रूढ़िजन्य नियम है। विधि क्या है? एक रूढ़िजन्य, एक कस्टम है। क्या है? एक कस्टम है। विधि एक कस्टम है जिसके माध्यम से विधि का निर्माण होता है। ठीक, अब इसके बाद ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्रियों में जैसा कि मैंने आपको बताया था आगे, तो उसमें ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख मॉन्टेस्क्यू हैं, सैबनी, हेनरी मैन है, एडमंड बर्क हैं, हिगेल हैं, गिरके हैं, कोहलर, स्पेंसर, पोलक है, विनोग्रैफ है। इसके विधिक जो सिद्धांत हैं मूल सिद्धांतों को निम्नवत बताया गया है। तो हम जैसे अब मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जिन्होंने विभिन्न समुदायों की स्थापना जो संस्थाएं हैं उसके और विधियों पर शोध कार्य करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विधियों का स्वरूप विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक तथ्यों पर निर्भर करता है तथा अन्य कारकों का विधि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तर्क एवं विश्वास ही विधि का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं कि विधि का, जैसे क्योंकि आप जब लॉ की बात करते हैं विधि के संदर्भ में आते हैं, एनालिटिकल स्कूल के बारे में बात करते हैं, जब आपका विश्लेषणात्मक जिसे कहते हैं, तो उनका कहना है कि विधि ऐसी नहीं होनी चाहिए। विधि ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लॉजिकल होना चाहिए, तर्क और विश्वास पे होनी चाहिए, नहीं कि ऐसे चीज़ों पे। और ये क्या क्या कहता है हिस्टोरिकल, उसको कहता है कि विधि एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए, तर्क और विश्वास ही विधि का आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें नैतिकता भी होनी चाहिए। ऐतिहासिक तथ्यों का निरीक्षण करना आवश्यक है कि आखिर क्यों हम रामेश्वरम जो पुल बनाया गया जो श्रीलंका के आपको बना, तो वो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि इसके पहले यहाँ पे पुल हुआ था, राम सेतु पुल बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उसके छानबीन की बात करती है। वेदों में ऐसी चीज़ें कह दी गई हैं जो आज उसको जब हम वैज्ञानिकों के द्वारा विश्लेषित किया जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है, तो वो बातें सत्य निकल करके आ रही हैं। ठीक, तो ऐसी चीज़ों के बारे में ऐतिहासिक जो विचारधारा है उसका अध्ययन करता है। और विधियों का निर्माण कार्य कारण के प्रभाव से होता है। कोई इफेक्ट मतलब कोई कारण रहता है तभी उसके लिए विधि का निर्माण किया जाता है। जैसे आप 3 तलाक के संदर्भ में देखें तो 3 तलाक एक बहुत ही प्राचीन परंपरा थी। अब धीरे धीरे प्राचीन परंपरा धीरे धीरे आते आते अब वो ऐसा रूप ले ली थी कि अब उसको समाप्त करना आवश्यक हो गया था। तो अब विधि का निर्माण करके उसको क्या किया गया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक, तो इसी तरह से ऐतिहासिक विचारधाराएं का कहने का तात्पर्य है कि वो कार्य और कारण में संबंध रखती है, तभी उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या कारण रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर अध्ययन करती एडवर्ड ये कहते हैं मॉन्टेस्क्यू। इसके बाद एडमंड बर्क हैं। एडमंड बर्क के अनुसार विधि का विकास एक क्रमिक जैविक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि एक ग्रेजुअली जो होता है बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसी के द्वारा होता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ में जाता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण से धीरे धीरे गर्भ बच्चे का विकास क्रम होता है और धीरे धीरे वो बच्चा बन करके बाहर आता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं जो एडमंड बर्क हैं उनका यही कहना है कि जो विधि का निर्माण होता है इस तरह से होता है, एक जैविक क्रिया है, वो प्रक्रिया के अनुसार होती है। ठीक, विधि का विकास क्रमिक तथा स्वाभाविक होना चाहिए, अचानक नहीं हो जाना चाहिए। कहने का मतलब सडनली नहीं होना चाहिए। ह्यूगो आते हैं। अब देखिए ह्यूगो हैं, इनका जो कार्यकाल है 1768 से 1844 से। ह्यूगो के मतानुसार विधि जो निर्मित होती है, निर्मित विधि की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से विकसित विधि शेषकर होती है। मतलब जो इनका कहना है कि जो एनालिटिकल स्कूल के
विचारक हैं वो कहते हैं कि विधि का निर्माण करना चाहिए लेजिस्लेशन के द्वारा, या विधि के जो संप्रभु का समादेश है उसके माध्यम से, या आपका अगर अमेरिकन स्कूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें, और नेचुरल स्कूल अमेरिकन स्कूल पढ़ेंगे कहेंगे न्यायालय विधि का निर्माण करते हैं, और जब न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, जब नेचुरल स्कूल कहते हैं तो गॉड द्वारा गिफ्टेड जो भी लॉ बनाए गए हैं, जो का गॉड के द्वारा जो समादेश दिए गए हैं, जो मतलब चीज़ें हमको फॉलो करते हैं, उनके जो उपदेश हैं, जैसे कुरान के अंतर्गत, इस बाइबल के अंतर्गत, गीता के अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत, तो उसी को हम विधि मानते हैं। तो इनका ये कहना नहीं है, इनका ये कहना है कि विधि विकसित होनी चाहिए तो स्वाभाविक रूप से विकसित होनी चाहिए, अचानक किसी विधि का निर्माण नहीं कर देना चाहिए जिससे कि समाज में समस्याएं आ जाए। जैसे कि हमने अचानक मतलब घरेलू हिंसा एक्ट बना दिया, आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना दिया, तो इतनी पुरानी मतलब प्राचीन परंपरा है, धीरे धीरे दहेज लोग लेते आ रहे हैं और परंपरा बन गई है। अब दहेज एक कानून बन गया, करप्शन एक्ट बन गया, फिर भी आज उसको रोक नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे यही है, जब तक हमारा समाज, हमारी सामान्य अंतर चेतना उस चीज़ को नहीं स्वीकार करती है, तब तक कोई भी विधि अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होती है। यही ऐतिहासिक विचारधारा का निचोड़ है, केंद्र बिंदु है सोचने का। तो विधि समुदाय विशेष की भाषा तथा आचार की भांति अपना रूप ग्रहण करती है और स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर विकसित होती है, और जनता ही उसका अनुपालन करती है। तो कहने का तात्पर्य ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद कोहलर है। कोहलर कहते हैं, इनका जो कार्यकाल आप देख सकते हैं 1849 से 1919 है। ठीक। इसके बाद है कोहलर महोदय का कथन है कि विधि हमेशा सापेक्ष होती है। विधि पर उस सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ता है जिसमें वह विकसित हुई है, और विधि सामाजिक सभ्यता का अंग है। कोहलर का मत था कि समाज की प्रगति मानव मस्तिष्क में चल रहे अंतर्द्वंद के कारण होता है। और ठीक इसके बाद विनोग्राफ हैं, विनोग्राफ का कथन है कि विधि की उत्पत्ति केवल शक्ति से नहीं होती है बल्कि जन इच्छा से होती है, जन इच्छा का ही महत्व होता है। अब इसके बाद देखते हैं आप हीगल हैं। हीगल का जो कार्यकाल है 1772 से 1831 है। हीगल महोदय का कहना है कि सैवनी के लोक चेतना के सिद्धांत को केंद्र बिंदु बनाया और कहा कि जो भी उचित है और वो वास्तविक है, और जो वास्तविक है वही उचित है। मतलब इन्होंने सैवनी को अपना आदर्श माना, और सैवनी के जो विचार थे लोक चेतना का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं वोल्का जेस्ट थियरी कहते हैं, जिसके बारे में हम हेनरी और सैवनी के बारे में अभी दूसरे इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि सैवनी के ही विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया और कहा है कि वास्तविक है जो वास्तविक है वही उचित है। उन्होंने प्राकृतिक विधि तथा निश्चयात्मक विधि में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया। हीगल के मतानुसार संपत्ति का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रथम अभिव्यक्ति है। संपत्ति मतलब हीगल कहते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार होता है, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, उसे रखने का अधिकार होता है, वही विधि शास्त्र की जो होती है वही सबसे प्रमुख बिंदु होता है, प्रथम अभिव्यक्ति होती है। राज्य और विधि दोनों ही मानव के तर्क बुद्धि की उपज है। इनका कहना है कि जो विधि है और राज्य है ये मानव की तर्क बुद्धि की ही उपज है। इसके बाद पुख्ता कहते हैं, पुख्ता इनको कहा गया है। तो इनका जो कार्यकाल है 1978 से, आप इसमें गलत दिया है, देखिए 1800 इधर होगा 56 और 1978 इधर होगा। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सैवनी के शिष्य थे ये, और उन्होंने विधि की जगह अधिकार शब्द का प्रयोग किया। और पुख्ता के अनुसार क्या दृश्य है वह इसका परिणाम है कि विधि अंधकारमय प्रयोगशाला से उत्पन्न होती है, जिससे वह निर्मित हुई है और जिसके द्वारा इसने वास्तविकता प्राप्त की है। मतलब इनका कहना है कि एक ऐसा दृश्य, एक मतलब कहीं पे जहाँ पे कुछ भी नहीं आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जब मानव व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, ठीक, अपने अधिकारों की बात करता है, और वहीं से धीरे धीरे वो प्रकाशमय की तरफ आती है, और अधिकार जब लोगों के उत्पन्न होने लगते हैं तो विधि अपने एक प्रयोगशाला में निकलती है अधिकार के रूप में, और वो आगे आकर के समाज में विकसित होती है और वो एक विधि का रूप ले लेती है। जैसे अगर आप कहें तो जैसे कोई बच्चा है,
अभी गर्भ में है, तो अभी कहते हैं कि उसको कोई अधिकार नहीं है। बट विधि शास्त्र के अंतर्गत, एनालिटिकल स्कूल के अंतर्गत ये माना जाता है कि उसका भी कुछ अधिकार हैं, उसको भी लीगल पर्सनालिटी दी गई है। अगर उसका कोई पार्ट बाहर आ जाता है तब भी उसमें 312 के अंतर्गत क्राइम हो जाता है उसके अगेंस्ट। तो इस तरह की चीज़ें जब आप विधि शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं तो ये आपको पता चलती है कि वो गर्भ में शिशु जो पल रहा उसके भी राइट होते हैं। अगर वो 28 वीक से अधिक का हो गया तो एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं, इलीगल हो जाता है। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें क्योंकि उसको लीगल पर्सनालिटी मान ली जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं कि पुख्ता महोदय के अनुसार विधि समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होती है और यह किसी समय विशेष हेतु स्थिर नहीं रहती है। यह लोगों या समुदाय के साथ विकसित होती है और लोगों के समुदाय के साथ समाप्त हो जाती है, ये कहना है। गिर के कहने हैं, गिर जो महोदय हैं उनका 1841 से 1921 में कार्यकाल है और उन्होंने कहा है कि अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव संगठन एसोसिएशन को बनाया और गिरके महोदय ने समाज की प्रगति तथा विधि के विकास को विधिक इतिहास तथा मानव की संगठन शक्ति के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया। मानव संगठन विधि में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और कभी कभी इन्हें विधिक व्यक्तित्व माना जाता है। गिरके महोदय का कथन है कि सामाजिक संगठन की पूरी राज्य संगठन में निहित न होकर राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले सामूहिक निकायों में निहित है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहे हैं उन्होंने, इसलिए हम उसको आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि स्पेंसर महोदय ने विधि की तुलनात्मक प्रणाली का एक विशिष्ट रूप और साम्यानुमानिक जो होता है, एनालॉजिकल जो होता है पद्धति निरूपित किया और इस पद्धति के समर्थकों ने विधि के विकास को जैविक विकास सिद्धांत पर आधारित किया। इस विचार के समर्थकों ने डार्विन के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हुए कहा कि मनुष्य समयानुसार स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जैसी परिस्थिति आती है वैसे अपने आप को उसी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है और धीरे धीरे उसमें एक ऐसी शक्ति डेवलप हो जाती है और उसको वह व्यक्तिवादी विचारधारा के रूप में आगे अनुकूल ढाल लेता है और उसको एक अपना विचार बना करके आगे बढ़ता है और उसी विचार के समर्थक हो जाता है। इसीलिए उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया है तथा व्यक्ति के कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप को यथासंभव सीमित रखने का प्रयास किया। मतलब अब यही है मिनिमम गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। तो जैसे कि आप ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे बेंथम का ये सिद्धांत था। और आज जब अगर आप मोदी के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि मिनिमम हम गवर्नेंस करेंगे, गवर्नमेंट ज़्यादा हो, मतलब गवर्नेंस कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दी जाए। जैसे कि आप अगर आधार कार्ड बनवाने जाते हैं या आप अकाउंट नंबर खुलवाने जाते हैं या LIC लेते हैं तो वहाँ पे जो एक प्रोसीजर होते थे उसको बहुत ही शार्ट कर दिया गया। तो हमने कहा कि मिनिमम हम गवर्नमेंट करेंगे, गवर्नेंस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक, कार्य हमारा ज़्यादा होना चाहिए और गवर्नमेंट कम होनी चाहिए। इंटरफेरेंस मतलब कि जहाँ पे सरकार का विधि का मतलब सरकार का मतलब विधि का इंटरफेरेंस कम होगा वहाँ समाज ज़्यादा विकसित होगा और विधि ज़्यादा सफल होगी। तो बल की शाश्वतता, पदार्थ की अनश्वरता और गति की निरंतरता, यह हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के लिए 3 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं। इसके बाद विनोडॉर्फ हैं, विनोग्रेडॉफ है। उन्होंने कहा कि विनोग्रेडॉफ का महोदय कथन है कि विधि की उत्पत्ति जो होती है राज्य की शक्ति मात्र नहीं है, बल्कि विधि की उत्पत्ति में जनमत और नागरिकों की इच्छा का भी महत्व है। विनोग्रेडॉफ ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में कल्याणकारी राज्य की स्थापना को आवश्यक बताते हुए विधि के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को उचित बताया है। इसके बाद सर फ्रेडरिक पोलक हैं, हेनरी द्वितीय तथा तृतीय के समय प्रचलित विधि के बारे में कहा कि उस समय विधि की अनिश्चितता और परिभाषित प्रथाओं, रीतियों, रिवाजों पर आधारित हुआ करती थी। इसके बाद दोस्तों जो हम आपका नेक्स्ट वीडियो जो आपको अपलोड करेंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ज़्यादा 20-25 मिनट का वीडियो है। तो इस वीडियो से आपको ऐतिहासिक विचारधारा की एक जो रूपरेखा है तो इसको हम पार्ट 1 में बना रहे हैं और दूसरा जो वीडियो हमारा आएगा वो आएगा हेनरी मैन और सेवनी
दो जो इसके ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं जिनको कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम अभी होने वाले हैं। जैसे अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में जो जूरिस्प्रूडेंस का विषय है, बीए एलएलबी के 5th सेमेस्टर, तो उनका जो है ये अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में उनको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं 6 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8896627960। रिपीट कर रहा हूँ 8896627960। तो नंबर नोट कर ले, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई PDF चाहिए या कोई डाउट्स हो तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।